नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पॉलीकैब पर मेरा क्या व्यू है? स्टॉक 2000 के नीचे ही नहीं जा रहा है। तो फिलहाल चार्ट पर हमें यही नजर आता है कि स्टॉक में ज़्यादा वीकनेस नहीं है, लेकिन स्टॉक में ज़्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं है। एक ही रेंज में आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर ये 2300 के ऊपर निकल जाता है तो हम यहाँ पर बुलिश हो सकते हैं, लेकिन बाई चांस से नीचे के साइड पर आपको लेवल टूटते हुए नजर आते हैं तो 2000 के आपको 1800 भी देखने को मिल सकता है। ये लेंथ आपको नीचे के साइड पे रिपीट होती हुई नजर आ सकती है। परसों रिजल्ट है, रिजल्ट शायद कुछ आपको डायरेक्शन दे सकता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर नीचे आता हुआ नजर आएगा। LTTS 3110 पर बाय किया है। शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या होगा? तो यहां पर शॉर्ट टर्म का टारगेट जो इमीडिएट रेजिस्टेंस नजर आता है 3230 के आसपास का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर किसी भी शेयर का फेयर वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं? तो यहाँ पर डिस्काउंटेड कैश फ्लो एक मेथड है जिसके द्वारा आप फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नोटिस किया है कि जो जितने भी कैलकुलेशंस आते हैं फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए, ये सारे के सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। लेकिन कंपनी जब काम करती है तो कंज्यूमर का सेंटिमेंट वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काम करता है। इसके चलते कंपनी को एक वैल्यूएशन मिलता है। कई ऐसी कंपनीज हैं जो कि 10 का पी रेशियो पे ट्रेड करती है, फिर भी वहाँ पर आपको बाइंग होती हुई नजर नहीं आती। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि 80-100 के पी रेशियो पर भी सालों साल आपको सस्टेन होते हुए नजर आते हैं। तो यहां पर कंज्यूमर सेंटीमेंट कैसा है, ब्रांड वैल्यू कैसा है, ये सारी चीजें भी बहुत ही ज्यादा मैटर करती है फेयर वैल्यू निकालने के लिए, जो कि ऑफ कोर्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नहीं आता है। तो हम ह्यूमंस हैं, तो एज अ ह्यूमंस आपको ये भी सब थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने जाएंगे तो वो इतना सेट नहीं होगा। आपको जो अच्छे अच्छे बेट्स कुछ होंगे वो आप मिस कर सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, बहुत से जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी कहते गए हैं कि सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे नहीं होता है, यहाँ पर आपको सिंपल लॉजिक भी यहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू वी मेंटेन अ डिसिप्लिन ऑफ हैविंग 25 to 30 स्टॉक्स इन अ पोर्टफोलियो? आपने यहाँ पर नोटिस किया है कि जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हैं वहाँ पर ब्रेकआउट होता है, उसके बाद आप भूल जाते हैं, आपके पास 150 स्टॉक्स हो गए हैं, तो इसे ट्रैक करना मुश्किल है। तो ऑफकोर्स 150 स्टॉक तो ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। निफ्टी के 50 स्टॉक भी अगर हम ट्रैक करते हैं ठीक से तो उसमें भी टाइम लग जाता है, तो 150 तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर एक्चुअली कुछ लोग तो आपको ये भी कहेंगे कि 25-30 स्टॉक भी ज़्यादा हो गया। यहाँ पर आप जब पोर्टफोलियो बनाते हैं, कॉन्फिडेंस कन्विक्शन बिल्डअप करते हैं, तो बहुत से ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो कि 10 से कम ही स्टॉक रखते हैं। ये अलग बात है। ऑफकोर्स हम रिटेल इन्वेस्टर हैं, उतना हाई लेवल का हमारा एनालिसिस नहीं होता है। 20-25 तक फिर भी ठीक है। तो यहाँ पर कैसे कम करना चाहिए? रिजेक्शन करते जाइए, रिजेक्ट करते जाइए, स्टॉक्स की लिस्ट बनाइए, कुछ ना कुछ उसमें खामियां ढूंढिए। हमने एक वीडियो भी बनाया था कि कैसे ओवर डाइवर्सिफाई करने से बचना चाहिए, वो वीडियो आप देख सकते हैं, टॉप राइट कॉर्नर पर आपको लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैप्पीएस्ट माइंड 900 पर बाय किया है, करंट प्राइस पर और क्या बाय करना चाहिए, कब तक रिकवर हो सकता है? तो चार्ट पर फिलहाल हमें नजर आता है कि 1000 रुपए का लेवल जब तक नहीं टूटता है तब तक के लिए हमें यहाँ पर स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। रिकवर कब होगा कुछ बता नहीं सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड पे तो मुझे याद नहीं है मैंने अगर वीडियो बनाया भी होगा, लेकिन जनरली ये मैंने शेयर किया है कि जब भी कोई चार्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है तो उसके पास पास्ट में ऐसे कोई लेवल्स नहीं होते हैं जहाँ पर उसने टाइम स्पेंड किया हो। थोड़ा ऊपर जाता है, ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर ऐसा कोई लेवल नहीं है जहाँ पर उसने बहुत टाइम स्पेंड किया हो, जहाँ पर हम एक्सपेक्ट करें कि ये सपोर्ट ले सकता है। तो इसीलिए ऐसे जब स्टॉक्स होते हैं वहां पर जब तक स्ट्रेंथ वापस नहीं आती है तब तक के लिए अवॉइड करना चाहिए। तो रिकवर कब होगा ये तो बताना मुश्किल है, और एवरेज कब करना चाहिए? मेरे हिसाब से 1000 के ऊपर ही खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। सर इस गिरावट में 5 या 10 साल के लिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का अच्छा सा पोर्टफोलियो बताइए। तो देखिए हर एक का अलग अलग पोर्टफोलियो नहीं होता है, पोर्टफोलियो एक ही रहता है जिसमें हम अपना एलोकेशन करते हैं। कुछ अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं अपनी एज के हिसाब से, रिस्क के हिसाब से। लार्ज कैप में सपोज 60% पैसा डाला, मिड कैप स्मॉल कैप में 20-20 डाला, इस हिसाब से हम पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पर स्मॉल कैप में तो देखिए अभी तक यहाँ पर जो स्मॉल कैप्स में स्टडी करता था, जो लास्ट रैली में मिड कैप हो चुके हैं, नए स्मॉल कैप्स मैंने अभी तक कोई स्टडी खास किया ही नहीं है। उसका एक रीज़न ये भी है कि फिलहाल यहाँ पर मिड कैप में मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती है। अभी भी वो मिड कैप हो चुकी है, स्मॉल कैप से मिड कैप, फिर भी वहाँ पर अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है और टेक्निकली भी वहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ नज़र आती है। इसलिए मैं यहाँ पर फिलहाल स्मॉल कैप में इतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं हूँ जहाँ पर स्टडी करके अच्छे स्टॉक्स यहाँ पर सिलेक्ट करूँ, क्योंकि एक तो स्मॉल कैप का पूरा इंडेक्स भी काफ़ी ज़्यादा धाराशायी हो चुका है। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।
और बाकी तो हम रेगुलरली भी बात करते रहते हैं कि कौन से मिड कैप, लार्ज कैप तो ऑफकोर्स आपको भी पता ही होगा, हमने यहाँ पर PFP सुपर ऐसा भी बनाया हुआ है। मिड कैप में भी हम रिलैक्सो हो गया, एस्ट्रल हो गया, ऐसे कई अच्छे अच्छे स्टॉक्स हम डिस्कस करते रहते हैं। फिर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जहाँ पर एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करेंगे। सर क्या मैं मदरसन सुमी को सेल करके मदरसन वायरिंग ले लूँ फॉर बेटर ग्रोथ? ये आप कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर ये स्टॉक भी एक्चुअली स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। 70 से 75 की एक अच्छी रेंज है जहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहेगा। HCL टेक 998 और LTI 4700 दोनों में पोर्टफोलियो में 60% है। ओ काफ़ी लॉस हुआ है दोनों तक, कहाँ तक गिर सकते हैं, इनमें एवरेज करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो अभी यहाँ पर LTI में तो देखिए स्टॉक वीक है, नो डाउट। अभी मेरे हिसाब से एवरेज नहीं करना चाहिए जब तक ये 4500 के ऊपर नहीं जाता है। इसके ऊपर जाए तभी हम एवरेज करने के बारे में सोचेंगे। HCL टेक के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी वीकनेस तो है, ये भी इंपॉर्टेंट लेवल था, ये भी टूट गया, अभी तो ये भी हमें टूटता हुआ नजर आता है, लेकिन एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला है, तो आपको रिकवरी यहाँ पर थोड़ी बहुत मिल सकती है। जनरली मार्केट क्या होता है, मार्केट नीचे आता है, साइडवेज होता है, नीचे या मतलब ट्रेंडिंग होता है, साइडवेज होता है, ट्रेंडिंग होता है, साइडवेज होता है। अभी ऑलरेडी ट्रेंड आ चुका है, यहाँ पर बड़ा ट्रेंड आपको तुरंत देखने को मिलेगा, इतना तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बाय चांस हो भी जाता है तो 800 का लेवल एक अच्छा है जहाँ पर थोड़ा बहुत खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। प्रेफर तो मैं यही करूँगा कि यहाँ पर भी स्ट्रेंथ आने के बाद ही आपको एवरेज करना चाहिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अच्छी खासी क्वांटिटी पड़ी हुई है। LTI माइंडट्री के मर्जर के बाद ये लार्ज कैप हो जाएगी, तो क्या यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं एग्जिस्टिंग लार्ज कैप से, जैसे कि TCS, इन्फोसिस? देखिए LTI अब भी छोटी कंपनी नहीं है, अब भी वो लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन जो लेवल आप बात कर रहे हैं LTI माइंडट्री साथ में हो जाएंगे। फिर भी TCS, इन्फोसिस ये लार्ज नहीं, ये मेगा कैप में चल रहे हैं, ये 7, 8, 10, 12 करोड़, 12 लाख करोड़ ये सब में चलते आ रहे हैं। तो वहाँ पर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपको ऐसा रिप्लेस कर देना चाहिए। डिपेंड करता है आपकी एज क्या है, ये इसमें आपको बहुत ग्रोथ नहीं मिलेगी। जो ग्रोथ आप सुनते आ रहे हैं कि भाई इन्फोसिस में इतना पैसा लगाया होता, इतना हो जाता, वो रिपीट होना मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा पैसा बन चुका है, यहाँ पर ये साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। सेम ग्रोथ एक्सपेक्ट करना यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑफकोर्स अगर आपका एज फैक्टर काम करता है, आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप छोटी कंपनीज में निवेश कर सकते हैं। बाकी ये कंपनीज भी खराब नहीं है, डिसेंट ग्रोथ यहाँ पर आपको मिल सकती है। व्हाट्स योर व्यू ऑन KEI इंडस्ट्री एंड बलरामपुर चीनी मिल्स? तो बलरामपुर चीनी में फिलहाल थोड़ी सी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर भी ट्रेड करता हुआ नजर आता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने की भी कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर अगर ये 370, 75 के ऊपर जाता है तो आप यहाँ पर खरीदारी अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि 400 ये जो पूरा जोन है 400, 420 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। KEI इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में इतनी वीकनेस है, लेकिन ये इतना वीक नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल एक चीज़ मैंने नोटिस की, आप देखिए स्टॉक में जब ब्रेकआउट होता था तो ये अच्छा खासा ऊपर जाता था, लेकिन फिलहाल ब्रेकआउट के बाद थोड़ा ऊपर जाता है, फिर से आपको बड़ा रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर भी ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेल हो गया, तुरंत रिट्रेस हो गया। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है, ये एक ऐसा सिग्नल है कि भाई जो स्ट्रेंथ पहले चल रही थी वो अभी नहीं चल रही है, शायद वीकनेस हो सकती है। तो अभी के लिए वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच कीजिए, शायद यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। आरती इंडस्ट्री में जुलाई में 780 का पी, 880 का सी क्या शॉर्ट करना चाहिए? IEX में 150 का पी, निफ्टी अगस्त में क्या 16,000 का कॉल खरीदना चाहिए? सब सेफ है या क्या करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर आरती इंडस्ट्री और IEX ये दोनों ही इललिक्विड है, इनके ऑप्शंस काफ़ी इललिक्विड है, यहाँ पर काम करने से बचना चाहिए। इललिक्विड ऑप्शन में काम करेंगे तो फंस भी सकते हैं। और निफ्टी अगस्त में 16,000 का कॉल क्या खरीदना चाहिए? तो यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगस्त के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स आप यहाँ पर थोड़ा बहुत रिस्क लेने के बारे में सोच सकते हैं, थोड़ा सा मार्केट स्ट्रांग है, लेकिन मैं आपको ऑप्शन बाय करना इतना सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा स्ट्रांग है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है कि ऑप्शन बाय करके पोजिशनल में हम रख के जाए, क्योंकि अब भी मार्केट वॉलेटाइल है। ट्रेंड आपको थोड़ा बहुत सुधरता हुआ नजर आया, लेकिन अभी तक बुलिश नहीं हुआ है। ऊपर 16,500, 800 ये सारे लेवल्स अभी तक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, तो मार्केट में वॉलेटाइल हो सकती है और इससे ये जो प्रीमियम है ये आपको गलता हुआ नजर आ सकता है। निफ्टी ऑटो में क्या करना चाहिए 1 साल के पर्सपेक्टिव के लिए? तो आप क्लियरली 1 साल के लिए खरीद सकते हैं, क्योंकि फ्रेश आपको ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई का नजर आता है, उसमें भी ऊपर के लेवल पे सस्टेन करते करते फिर ब्रेकआउट हुआ है, तो इसके सस्टेन होने के चांसेस, ब्रेकआउट सस्टेन होने के चांस भी बढ़ जाते हैं, तो आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के बारे में बात करें तो ये जो लो लगाया था लास्ट मंथ का, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। नेक्स्ट है HCL टेक, आपने खरीदा हुआ है, ऐड करे होल्ड करे, ये तो हमने ऑलरेडी HCL टेक डिस्कस किया। इन्फो एज में और जुबिलेंट फूड में क्या करना चाहिए? इन्फो एज में जब तक ये 4200 के ऊपर नहीं जाता है, इनफैक्ट 4200 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है,
तब तक के लिए यहाँ पर हमें वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। तब तक के लिए स्टॉक हमें वीक चलता हुआ नजर आता है। जुबिलेंट फूड्स में यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। 600 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, आप देख पाएंगे। यहाँ पर हमें टाइप ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ नजर आता है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो स्टॉक आपको इजीली 700 तक तो इमीडिएटली जाता हुआ नजर आ सकता है। और अच्छी बात ये भी है कि फिलहाल यहाँ पर तेजी आई, एक हॉल्ट कैंडल आया, तो अगर एक आध कैंडल और हॉल्ट कैंडल आ जाता है, मतलब डोजी टाइप का, तो उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।